नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हरियाणा खेलों के मामले में गुणों की खान है और यहाँ पर एक से एक खिलाड़ी आज इंटरनेशनल स्तर पर खेल करके आते हैं और गोल्ड मेडल और अन्य कई मेडल लेकर के देश का नाम ऊंचा करने की कहते हैं एक जो दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे से आगे निकलते हैं। तो ऐसे ही एक खिलाड़ी हमारे साथ हैं, योगेश्वर दत्त जी। आपको बता दें कि रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। योगेश्वर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो जैसा कि मैं देखती हूँ हरियाणा के अंदर रोज़ कोई ना कोई खिलाड़ी हमारा आगे बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और उसमें एक नाम आपका भी है। और जब आपका नाम आता है तो बच्चों के अंदर एक उत्साह बहुत होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए कि ज़िंदगी में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, खेल हरियाणा की मिट्टी में है और आप बात ओलंपिक की हो, एशियन गेम्स की हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, तो 50% हिस्सेदारी हरियाणा की रहती है। आप कोई भी ओलंपिक उठा के देख लीजिए, एशियन गेम्स उठा के देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स उठा के देख लीजिए, और हरियाणा सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं। एक छोटा सा प्रदेश है और जो आगे निकलने की ओर है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि हरियाणा के जितने खिलाड़ी हैं वो देश के लिए मेडल जीतने की उनके मन में एक ललक है, एक भूख है, और वो भूख ही इंसान को बड़ा बनाती है, वो भूख ही इंसान को चैंपियन बनाती है। जो जीतने की और खेलने की और हिंदुस्तान का तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने की बात आती है, तो हरियाणा के खिलाड़ी है जो तिरंगे के लिए मेहनत करते हैं दिन रात, और उसी का नतीजा है कि आज खेलों में हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में। योगेश्वर से बेसिकली आप हो कहाँ से? मेरा गांव बैसवाड़ कला, जिला सोनीपत है। और वैसे तो जब आप कोई सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं तो आप पूरे देश के हो जाते हैं, एक गांव या एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट के नहीं होते। तो पर यही है कि मेरा जिला सोनीपत है, वैसे मैं हिंदुस्तान का हूँ। अच्छा, आप रेसलिंग में आगे बढ़े और एक इंटरनेशनल स्तर पे मुकाम हासिल आपने किया, तो आपकी पृष्ठभूमि भी पीछे से गांव, मतलब आपके परिवार में कोई था या आप पहले शख्स थे अपने परिवार के अंदर जिन्होंने रेसलिंग में नाम किया? देखिए, उस तरीके से तो मैं पहला ही था, पर गांव देहात में पहले, अब तो वो चीज़ें नहीं रही, पर पहले तो हर कोई न कोई खेल खेलता था। हमारे बड़े बुजुर्गों से किसी ने कुश्ती की है, किसी ने कबड्डी खेल ली है, किसी ने हॉकी खेल ली है। पर ये है कि अगर इस तरीके का, तो मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना और प्रोफेशनल तरीके रेसलर मैं ही था। मेरे माता पिता दोनों वैसे अध्यापक थे, मेरे दादाजी भी अध्यापक थे, मैं शिक्षक परिवार से आता हूँ। तो इंटरेस्ट कहाँ से आया इस फील्ड में आने के लिए? पता कि मेरे गांव में कुश्ती का पूरा माहौल था, अखाड़ा है गांव में, और फिर हर गांव में अखाड़े या कबड्डी के ग्राउंड होते हैं, तो बच्चों को ऐसी एक मन में होता है कुछ खेलना, कुछ न कुछ खेलना। और वही कारण है कि हरियाणा के हर गाँव से बच्चे निकलते हैं, जिस गाँव में जो भी खेल है उसी खेल से बच्चे निकलते हैं। मेरे गाँव में अखाड़ा था, मेरे गाँव में एक बलराज पहलवान थे जिनका काफ़ी नाम था, जिनका कुश्ती के दौरान ही देहांत हुआ था। और जो मेरे पहले गुरु थे मास्टर सतबीर, मेरे अंकल थे, तो जब अखाड़े में जाने लगे तो उनकी भी उनका मार्गदर्शन मिला, और जब बलराज पहलवान मैंने नाम बता, उनका नाम सुन के मेरे ये था मेरे कोई बड़ा पहलवान बनना। अच्छा, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं वो बढ़ना तो चाहते हैं आगे, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, या मतलब उनको ये पता नहीं होता कि सरकारी कोई स्कीम भी है जिसके तहत वो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बताना चाहेंगे उनको? देखिए, जब हम बच्चे थे उस टाइम पे सरकार की सुविधा इतनी नहीं थी। ये मैं आपको 88-89 की बात कर रहा हूँ, जब उस टाइम पे सरकारी तरफ से कोई भी सुविधा नहीं थी। हम खुले में ट्रेनिंग करते थे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई सुविधा नहीं थी। पर आज के टाइम में सरकार ने बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, नर्सरी, अलग अलग जो खेल के सेंटर चलते हैं उनको भी नर्सरी दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। फैसिलिटी काफ़ी हद तक सरकार ने सुधार किया है, और सरकार का भी यही रहता है कि देश का मान सम्मान, बड़े खिलाड़ी हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडल जीत के आए। तो मैं यही कहूँगा कि आज के टाइम में काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं, पर ग्रास रूट पे और कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। अच्छा, बात आप कर रहे हो 88 और 89 में सरकारी सुविधा कोई नहीं थी इतनी, तो एज आपकी क्या होगी उसी हिसाब से? फिलहाल मैं 40 साल का हो चुका हूँ जी। हाँ, 82 का मेरा बर्थ है। तो मैंने कुश्ती जो स्टार्ट की, मेरी 6 या 7 साल की मेरी उम्र से मैंने कुश्ती स्टार्ट की थी, और उस टाइम में वो एक शौक़ है जो मेरे को यहाँ तक लेके आया है। आज कोई बच्चा अच्छा करता है तो बचपन में उसको स्कॉलरशिप मिलती हैं, अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं। हरियाणा की जो खेल नीति है उसको लेकर के क्या कुछ कहना देखिए, चाहेंगे? पूरे देश की अगर बात करें तो हरियाणा की खेल नीति सबसे बेहतर है, और हरियाणा की जो खेल नीति है उसको ही फॉलो पूरे देश में आज किया जाता है। चाहे आप यूपी की करो, गुजरात की करो, तो हरियाणा की जो खेल नीति है
वही पूरे देश में आज लागू है। यहाँ पे ओलंपिक गोल्ड जीतने पे 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, एशियन गेम्स गोल्ड जीतने पे 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पे 1.5 करोड़ रुपए मिलता है। तो ये जो एक लाइन बनाई है, एक रूपरेखा तैयार की है खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए, तो हरियाणा सरकार और इसी को खेल नीति को सब आगे बढ़ा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार खेलों में सबसे आगे और हरियाणा सबसे आगे है। योगेश्वर जी, ये तो बात रही कि जो 3 करोड़ या 6 करोड़ है ये मेडल जीतने के बाद मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे परिवेश से आते हैं जिनके पास अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं होते हैं, और लेकिन खिलाड़ी वो कहीं ना कहीं अच्छे बन सकते हैं, उनके लिए सरकार का कोई सहयोग है? देखिए, मैंने आपको बताया कि अब नर्सरियाँ जो चालू की गई हैं, लगभग 1500-1600 नर्सरियाँ अलग अलग खेलों से हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की हैं। उसके अलग 3% कोटा भी दिया गया खिलाड़ियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिसमें 3% खिलाड़ी लगेंगे। आप किसी भी उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी अगर हरियाणा के हैं तो नौकरी भी हरियाणा के खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और 3% जो कोटा किया है, इसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि खिलाड़ी, क्योंकि सभी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते, पर ये कोई स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का है, कोई कलरक लग सकता है, कोई क्लास 2 लग सकता है, कोई 4th ग्रुप डी में लग सकता है। तो अलग अलग अपने परफॉर्मेंस के आधार पे खिलाड़ी उसमें नौकरी पाएंगे। योगेश्वर जी, एक अंतिम सवाल, आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पहुंचे हो, यहाँ पहुंचने का मेन? देखिए, आज हम यहाँ पे आए हैं, आचार्य देवव्रत जी का ये गुरुकुल है, और फिलहाल जो माननीय गुजरात के राज्यपाल हैं। तो आज यही है कि खेती यहाँ पे खिलाड़ी, जो बच्चों का रहन सहन है, एक प्राकृतिक खेती का काफ़ी पूरे देश में चर्चा है। और आज हम यहाँ पे आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो एक डिसिप्लिन और एक साफ सफाई है। और सबसे बड़ी बात है कि हम खिलाड़ी और किसान ये की पृष्ठभूमि से आते हैं। तकरीबन खिलाड़ी हैं जो वो गरीब परिवार से होते हैं, किसान परिवार से होते हैं। तो हम वही है कि आज यहाँ पे विजिट की है हम गुरुकुल में, हमने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में माननीय आचार्य जी के गुरुकुल में। तो आज उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों को देश का भविष्य वो तैयार कर रहे हैं, उसके अलावा प्राकृतिक खेती के बारे में भी कुछ चीज़ें देखनी है। तो देख सकते हैं हमारे साथ रेसलिंग खिलाड़ी योगेश्वर दत्त जी थे, और उनका कहना है कि आज गुरुकुल के अंदर आए हैं तो गुरुकुल के अंदर जो प्राकृतिक खेती की जाती है, यह एक भविष्य जो एक देश के युवाओं का तैयार किया जा रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आचार्य जी से बातचीत भी होगी, और गुरुकुल का ये पूर्ण तरह से एक अवलोकन भी करेंगे, जिससे प्राकृतिक खेती के प्रति और देश के युवाओं का भविष्य बनाने के प्रति लोगों का आकर्षण केंद्र जो है ये गुरुकुल बनता जा रहा है और आगे भी बना रहेगा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।